हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, हम यूपी पुलिस री एग्जाम को देखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है वो होता है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आप अपनी तैयारी का लेवल जान पाएंगे और अपनी तैयारी को और देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, और प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आप ये भी जान सकते हैं कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको अपनी तैयारी किस लेवल से आगे करनी है। ठीक है, डेली रूटीन के शेड्यूल में एक प्रैक्टिस सेट जरूर ऐड करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? मतलब माल और सेवा कर मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन है 101वां संविधान विधेयक 2014, ऑप्शन बी 115वां संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन सी 120वां संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो आपका जीएसटी किस में है? ऑप्शन डी में 122वां संशोधन विधेयक 2014 में है। अब बात आई है यहाँ पे जीएसटी की, तो याद रखिए जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, और ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक पूछेगा तो 122वां, अगर संविधान संशोधन अधिनियम पूछेगा तो आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये क्या है? अधिनियम है। और अगर विधेयक पूछेगा तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य सबसे पहले असम में लागू हुआ था। ठीक है, आपको जीएसटी में इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, अगर संशोधन अधिनियम पूछेगा तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। जीएसटी सबसे पहले असम में लागू किया गया था। ठीक है, आपको जीएसटी में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? आपके हर एग्जाम्स में जो नदियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नदी को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेगा। तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कल्याणी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणी। ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा और सिंध भी यमुना की सहायक नदी में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से पोटैश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी मिट्टी है जिसमें पोटैश की कमी है और वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी गोंडा। तो पोटैश की कमी कहाँ पाई जाती है? गोंडा में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए संविधान में भाग कितने हैं। भाग आपके 22 हैं, और भाग 22 हैं। ठीक है, नागरिकता किस में है? तो आपको याद रखना है नागरिकता, ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 12। ठीक है, तो आपका नागरिकता किस में है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 6 में क्या है आपका? राज्य है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग 12 में क्या बताया गया? वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। भाग 6 राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 12 वित्त संपत्ति वाद विवाद के बारे में भाग 12 में बताया गया है। और भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 20 भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। ठीक है, तो इसका मतलब है 6, मतलब कि अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है
कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 14। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध है। और ये कहाँ का है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट। का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसमें है? ऑप्शन बी में है, अनुच्छेद 55 में है। और ऑप्शन 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वाचन की आई है, तो जान लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें शामिल राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखना है 3 लोग होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल रहते हैं। ठीक है, लीजिए कि अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, यह है अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, आपको इतना याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, और राष्ट्रपति पर अध्यादेश अनुच्छेद 123। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में मल्टीपल बार आपके पूछा गया है, इसीलिए आपके एक्सप्लेनेशन में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो ऑप्शन ए रवि राय, ऑप्शन बी बली राम भगत, ऑप्शन सी एम अनंत श्याम अयंगर, और ऑप्शन डी जी लक्ष्मण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत श्याम अयंगर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लोकसभा के पहले उपसभापति थे। अगर आपसे पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे पहले, तो जीवी मावालकर थे, गणेश मावालकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और अगर पूछेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार थे, पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लेगा कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। आप लोग याद रखिएगा लोकसभा के बारे में, इतना आप लोग चीज याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावालकर, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्याम अयंगर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, और लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी है? 543 हैं। में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, संग्रहालय में कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कन्नौज में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। अशोक स्तंभ उसमें है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है, वो जो शेर है वो किसका प्रतीक होता है? वो साहस और निर्भीकता का प्रतीक होता है शेर। ठीक है, और आपको एक बात इसमें याद रखनी है कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ये इसको कब अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था सारनाथ अशोक के सारनाथ स्तंभ को। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अब ये तो बात हो गई राष्ट्रीय चिन्ह की। अब इसी के थ्रू हम एक और चीज देख लेते हैं कि संविधान में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रगान को 24 जनवरी
1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है और ये याद रखिएगा, राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है और राष्ट्रगीत कितने सेकंड का होता है? 65 सेकंड का होता है। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। मतलब महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए बाल बोधिनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सितारे छिंद, ऑप्शन डी उद्दंड मातंड। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल बोधिनी को जाता है महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका को प्रकाशित करने का श्रेय, जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब यहाँ पे बात आई उद्दंड मातंड की, तो आपको बता दें उद्दंड मातंड जो था वो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसको जुगल किशोर ने कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित किया था, ठीक है। जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया था और ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, याद रखेगा, हिंदी समाचार पत्र था। इसको प्रकाशित किया था। अगर आपसे यही पूछ लेगा कि भारत का पहला अखबार किसने प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था। जेम्स हैकी ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। अगर हिंदी का पूछे तो उद्दंड मातंड जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित किया था। अगर ये पूछे कि भारत का पहला अखबार कौन सा था, तो बंगाल गजट था, जेम्स हैकी ने प्रकाशित किया था। इतना आप लोग हिंदी का अखबार और भारत का पहला अखबार में डिफरेंस देखिएगा और इसको याद करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आप लोग एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी राजाराम मोहन रॉय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन रॉय ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब करी थी? 1825 में, ठीक है। राजाराम मोहन रॉय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। अब बात आई है यहाँ पे राजाराम मोहन रॉय की, तो राजाराम मोहन रॉय के बारे में देख लेते हैं। राजाराम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी, कलकत्ता में करी थी, ठीक है। और राजाराम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन में आया है, आपके एग्जाम में आया है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत और नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजाराम मोहन रॉय को। ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और राजाराम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज हो गया, और एक और है आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन रॉय ने करी थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजाराम मोहन रॉय ने 1828 में करी थी, कलकत्ता में, याद रखिएगा पहला पॉइंट। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन रॉय ने 1825 में। राजाराम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत और नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आई है ये स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये भी याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कलकत्ता के वेल्लूर में था, याद रखिएगा, कलकत्ता के वेल्लूर में था। और ये हो गया। और स्वामी विवेकानंद ने के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के वेल्लूर में करी थी, ठीक है। आप लोग इतना इसमें याद रखिएगा। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन किसको कहा जाता था पहले? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी
मॉरिशस सिटी, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था और ये ब्रिटिश शासन के दौरान कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था तो उस टाइम श्रीलंका को सीलोन नाम से जाना जाता था और श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है, कोलंबो। ठीक है, याद रखिएगा, कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी भार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन ए दूरी का मापन करता है। और आपको ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? तो आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। ये भी एग्जाम में आप याद रखिएगा, आपके मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी लेंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आइरिस। जो आंख का रंग होता है वो आइरिस पर डिपेंड करता है। और ये जो आइरिस होता है इसका काम क्या होता है, ये जो हमारी पुतली होती है उसके शेप को, उसके आकार को कंट्रोल में करता है, उसके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज किसने लिखी? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। ठीक है, तो हिंद स्वराज किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी जी की है। अब यहाँ पे बुक्स की बात आई है तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है। गीता रहस्य याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, जो नील दर्पण है, वो किसने लिखी है? नील दर्पण दीन बंधु ने लिखी है। दीन बंधु। ठीक है, नील दर्पण दीन बंधु ने लिखी है। और नील दर्पण जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना उसी से लेकर की है। याद रखिएगा, हिंद स्वराज गांधी जी की है, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम। और एक और थी नील दर्पण, उसका किसने लिखा है? दीन बंधु ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सदी में बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अवंती। तो छेदी किसको कहा जाता था, किन क्षेत्र को? ऑप्शन ए बुंदेलखंड को छेदी कहा जाता था। अब यहाँ पे बात आई है अवंती की। अवंती कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब आप लोग याद रखिएगा, अवंती मध्य प्रदेश में है। और अवंती ये याद रखिए कि 16 महाजनपद में उत्तरी राजधानी इस अवंती की क्या थी? अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। याद रखिएगा, उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। अब यहाँ पे बात आई है अंग की। तो अंग का आप लोग याद रखिएगा, अंग की पहली राजधानी चंपा थी। अंग कहाँ पे है? पहली बात तो ये बिहार में है, बिहार में है। और अंग की पहली राजधानी चंपा थी और प्रेजेंट टाइम में भागलपुर मुंगेर हो गई है, ये भी बिहार में है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और अंग की राजधानी क्या क्या है? भागलपुर मुंगेर, बिहार में। और छेदी किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहदर्थ, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक ऑप्शन सी बृहदर्थ। अब बृहदर्थ की बात आई है तो याद रखिए, बृहदर्थ जो थे उसने पुष्यमित्र शुंग को मारकर शुंग वंश की स्थापना करी थी। और बृहदर्थ ने ही विदिशा को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ थे और इन्होंने पुष्यमित्र की हत्या करके
शुंग वंश की स्थापना करी थी और विदिशा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है अशोक और बिंदुसार की, तो आपको बता दें मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ठीक है, ये आप लोग इसका ये सीरीज याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, फिर उनके पुत्र आए बिंदुसार, फिर उनके पुत्र आए अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? महिलाओं को मतदान की अनुमति किसने प्रदान करी थी? कौन सा देश था पहले नंबर पे? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी रूस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं को मतदान की अनुमति ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने प्रदान करी थी। ये याद रखिएगा 1893 में प्रदान करी गई थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आप लोग याद रखिएगा। ये आने की पॉसिबिलिटी है कि महिलाओं को मतदान की अनुमति सबसे पहले किस देश ने प्रदान करी थी? न्यूजीलैंड ने 1893 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी दिल्ली चलो आंदोलन, ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब आंदोलन की बात आई है तो हम लोग कुछ आंदोलन देख लेते हैं, उसकी डेट पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, याद रखिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। और ये सब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसकी एग्जैक्टली डेट हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और क्या बचा आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चला दी थी अमृतसर में, इसीलिए ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एग्जैक्ट डेट हमेशा पूछी जाती है तो आप लोग एग्जैक्ट डेट इसकी याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून की कहा जाता है, मतलब बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संघ की न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और आपको कुछ और बता दें, अमेरिका से ये लिया गया है। और आपको ये बता दें कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और क्या बचा? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से हो गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गया और मौलिक कर्तव्य, हाँ, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, याद रखिएगा, रूस, पूर्व सोवियत संघ भी इसको कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 4 का में है, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए रेगुर, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी क्रिस्टली। तो काली मिट्टी रेगुर को कहते हैं। अब यहाँ पे काली मिट्टी की बात आई है तो आप लोग ये जान लीजिए, काली मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए, कपास के लिए और गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है,
इसी से दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है और गन्ने की खेती तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। ठीक, देश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी भारतेंदु हरीशन। तो हिंदुस्तान के संपादक आपके कौन थे? मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक थे। ठीक है, और इसकी डेट भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 1887 में ये प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, आप लोग इसका डेट हिंदुस्तान का 1887 और मदन मोहन मालवीय ने इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1977। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया था। पहले इंग्लिश के थ्रू सारी कार्यवाही की जाती थी, सरकारी जो जितने भी कार्य होते थे वो इंग्लिश में होते थे, बट 1968 से इसको हिंदी में कर दिया गया, सारी कार्रवाई हिंदी में होगी। और यहाँ पे बात आई है इसकी, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। याद रखेगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। एग्जैक्ट आप लोग इसका ईयर याद रखेगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट या अपना सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि कैसा आपको लग रहा है। उसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लोग अपने डेली शेड्यूल में प्रैक्टिस सेट को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का वो दीजिए, और शेड्यूल में प्रैक्टिस सेट को भी ऐड करिए, और आप लोग जल्दी ही देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा जीएस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चंस के आंसर्स ना देखा करिए, आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करते समय उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर तो सब लोग को पता होता है कि क्या है इसका, बट जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।